हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का 10वां अध्याय स्वतंत्रता के बाद। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें भी आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। तो देख रहे हैं ना बच्चों, ये है आपका चैप्टर 10 स्वतंत्रता के बाद। यहाँ पर इस पाठ में आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप हेडिंग से देख सकते हैं, एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो यही सब जानकारियाँ किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई और क्या स्थितियाँ उस समय थी, ये सब इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए इस पाठ को आप एक बार अवश्य पढ़ लें और ध्यानपूर्वक पढ़ें बच्चों। आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक होगी तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से वीडियो रोक करके, लेकिन इस पाठ को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें भी आप अच्छे से समझ सकें। इसलिए ध्यान रहे बच्चों, पाठ को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पाठ की एक झलक मात्र दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम आपको सीधे लिए चलेंगे उसके बाद इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। इस पाठ में जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको किस प्रकार से देने हैं, जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं उनके उत्तर किस प्रकार से देने हैं, हम आपको सीधे बताएंगे अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ, और इस पाठ को अच्छे से ज़रूर पढ़ें। देख रहे हैं बच्चों, ये है आपका पूरा पाठ और पाठ का नाम है स्वतंत्रता के बाद। यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार की योजनाएं बनी, उस समय हमारे देश की क्या स्थिति थी और किस प्रकार से जो शरणार्थी आए थे उन्हें शरण देने के लिए और उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। ये सारी बातें, ये सारी जानकारियाँ आपको इस पाठ में मिल जाएंगी। इसलिए आप पाठ को अवश्य पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो समझ रहे हैं आप बात को। इस पाठ को पढ़ने से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, फिर से याद करें। तो यहाँ से आपके इस पाठ से संबंधित प्रश्न जो है शुरू होते हैं, और हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताने वाले हैं। आप प्रश्नों को अच्छे से समझें, उनके उत्तर यहाँ से देखें और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और उन्हें अच्छे से याद भी करें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर। तो ध्यान दें बच्चों, आज का हमारा पाठ है स्वतंत्रता के बाद, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर जो है पाठ के अंत में आप देखेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा फिर से याद करें। और पहला प्रश्न आपके लिए, नवस्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थी। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से, एक हेडिंग डालेंगे आप, आज़ाद भारत की बड़ी चुनौतियां, और हेडिंग डालने के बाद पॉइंट में लिखेंगे नंबर 1, विभाजन की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने तथा रोजगार का इंतजाम करना था। पहली चुनौती ये थी। दूसरी चुनौती, करीब 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम था। तीसरी चुनौती क्या थी, तीसरी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करना जिसके द्वारा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से आप जो है पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों यहाँ से लिखेंगे, हेडिंग डाल के, आज़ाद भारत की बड़ी चुनौतियाँ, और इस तरह 3 पॉइंटों में आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।
बात करते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में पूछा है योजना आयोग की क्या भूमिका थी। उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे योजना आयोग की भूमिका, और फिर पॉइंटों में लिखेंगे नंबर 1 आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना और उनको लागू करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, यह निश्चित करना योजना आयोग का काम था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इसको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, और प्रश्न में पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये खाली स्थान छोड़ रखे हैं, तो इन रिक्त स्थानों को आपने भरना है। और क्या लिखेंगे आप, केंद्रीय सूची में यहाँ पर रिक्त स्थान है और विषय रखे गए थे। ऐसे ही ख है समवर्ती और विषय रखे गए थे, तो जो खाली स्थान है बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से क ख ग और घ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेंगे और इनका उत्तर आप क्या लिखेंगे। जहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है बच्चों, तो पहले क वाले में रिक्त स्थान में लिखेंगे आप कराधान, रक्षा, विदेशी मामले, और ख वाले में लिखेंगे आप रिक्त स्थान में वन और कृषि, या वन कृषि लिख सकते हैं। ग में लिखेंगे मिश्रित और घ में लिखेंगे पोटी श्री रामुलू। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की जगह पे यहाँ से लिख सकते हैं। क में भी ख और ग में घ में, चारों के लिए जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आप इस प्रकार से भरें और आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पर चौथा प्रश्न है सही या गलत बताएं। जो यहाँ पर वाक्य लिखे गए ये सही है या गलत है। जैसे क है आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे, क्या ये सही है। उत्तर लिखेंगे सही। ठीक है, और ख में संविधान भाषा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी, तो यहाँ पर संविधान सभा लिखेंगे हम। यहाँ पर जो है भाषा ना लिखें आप, लिखेंगे संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों मिलकर बनी थी, यहाँ पर लिखेंगे आप गलत। ये जो है ये लाइन गलत है, यानी ख गलत है। इसके बाद ग वाला देखेंगे आप, पहले राष्ट्रीय चुनाव में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ये भी गलत, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे गलत। और घ है दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, तो ये सही है। उत्तर में लिखेंगे आप सही। ठीक है, तो इस प्रकार से क ख ग जो चौथा प्रश्न है आपका सही गलत बताने का, आप इस प्रकार से अपने उत्तर दे सकते हैं और इन्हें समझने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद बच्चों आगे है आइए विचार करें। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर आपको प्रश्न में मिलेंगे आइए विचार करें। और पांचवा प्रश्न है राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, कहने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या आशय था। समझ रहे ना आप प्रश्न को, यहाँ से देख सकते हैं आप। और उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अंबेडकर का आशय, और उसके बाद पॉइंटों में लिखेंगे नंबर 1 राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, यानी जीवन में समानता भी जरूरी है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, लोगों को वोट डालने का अधिकार दे देने से अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का अंतर अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। उसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो अपना जवाब दे सकते हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के अंबेडकर का आशय और 1 2 3 ये जो है पॉइंटों में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं और इसे याद भी करें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर छठा प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी। उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर में हिचकिचाहट के कारण, और हेडिंग डाल के लिखेंगे पॉइंट बनाकर। फिर नंबर 1 भारत
धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। देश विभाजन के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में चिंता का विषय स्वाभाविक था, या ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भाषा के आधार पर हमारा देश दूसरा बंटवारा नहीं झेल सकता था, इसलिए चिंता स्वाभाविक थी। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही देश के भाषा के आधार पर दूसरे विभाजन के डर से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की नीति के विरोधी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करेंगे आगे हम सातवां प्रश्न, और सातवें प्रश्न में आप देख सकते हैं इसमें पूछा है, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही। तो ये समस्या तो आज भी है बच्चों, हमेशा चलती आ रही है। आप भी समझ सकते हैं कि आज़ाद हमारा देश हो चुका है और आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी इतनी हावी है हम पर, जारी क्यों है, इसका कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर है भारत में अंग्रेजी जारी रहने के कारण। इस प्रकार से आप एक हेडिंग डालेंगे बच्चों और फिर लिखेंगे पॉइंट बनाकर। नंबर 1, बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर देना चाहिए और अंग्रेजी का स्थान हिंदी भाषा को दिया जाना चाहिए। नंबर 2, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय थी कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो दक्षिण भारतीय गैर हिंदी भाषी क्षेत्र भारत से अलग हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 3, देश को विवाद से बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल का फैसला लिया। समझ गए ना आप। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, सातवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों, आठवां प्रश्न है हमारे पास। आठवें प्रश्न में पूछा है, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी। तो उत्तर में लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे आर्थिक विकास की कल्पना, और फिर हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 पॉइंटों में। नंबर 1 में लिखेंगे भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त करना। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना। ठीक है, और इसके बाद 3 पॉइंट लिखेंगे बच्चों, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा। तो ये थे सारे पॉइंट बच्चों, आठवां प्रश्न था ये आपका, और आठवें प्रश्न के उत्तर में आप इस प्रकार से अपना जवाब लिख सकते हैं। इसे याद भी करें बच्चों साथ साथ। इसके बाद आइए करके देखें। ठीक है ना, तो ये एक्टिविटीज से संबंधित प्रश्न है आपके लिए, और इसमें लिखा है कि आइए करके देखें। देखें आप यहाँ पर 9वां प्रश्न में कहा है, मीरा बहन कौन थी, उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाएं। तो ठीक है बच्चों, किसके बारे में, मीरा बहन कौन थी और उसके जीवन और आदर्श क्या थे, ये सब आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे आप नंबर 1 मीरा बहन, ऐसे लिखेंगे आप, मीरा बहन 22 नवंबर 1892 से 20 जुलाई 1982 तक ये उनका जीवन कार्यकाल था। एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी, उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। ठीक है, मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, मैडलिन स्लेड, और ये किसकी बेटी थी, ब्रिटिश एडमिरल की। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, वह गांधी जी की बेटी जैसी थी, उसने गांधी जी के साथ रहने और काम करने के लिए इंग्लैंड का अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, और 3 पॉइंट लिखेंगे मीरा बहन के बारे में, मीरा बहन ने अपना जीवन मानव विकास, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये थी मीरा बहन के बारे में जानकारी। आप जो है अपने 9वें प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार से जवाब लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है बच्चों, पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाएं जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली। आई बात समझ में बच्चों। तो ये आपका 10वां प्रश्न, और यहाँ पर आप जो है उत्तर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे बांग्लादेश का जन्म और हेडिंग डालेंगे। पॉइंट में लिखेंगे नंबर 1, 1947 में पाकिस्तान के 2 भाग थे,
एक भारत के पश्चिम में और दूसरा भारत के पूरब में। दोनों भागों का सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं भाषाई आधार अलग था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप। 1948 में पाकिस्तान सरकार द्वारा उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली बोलने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भाषाई विभेद के अतिरिक्त राजनीतिक एवं आर्थिक उपेक्षा के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया। और चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीय सैनिकों की सहायता से 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके बाद पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप, फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर, कौन सा, बांग्लादेश का जन्म। 10वां प्रश्न है और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्रकार से बांग्लादेश का जन्म हुआ। 4-5 पॉइंट है यहाँ पर बच्चों, ध्यान दें आप। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको अच्छे से याद करें, समझें, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है बच्चों, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बच्चों समाप्त होते हैं। और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और देखेंगे आप अपने सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अन्य पाठों, अन्य विषयों के सारे प्रश्न उत्तर, सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। लगातार देखते रहे वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों में से शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन यदि आपने नहीं दबाई तो बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लें ताकि आपको प्रत्येक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन घर बैठे मिलती रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।